आज हम लोगों ने कोशिश करने की हम ये तीनों टॉपिक्स कर सके, प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टीबी का। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज बेसिकली अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। हम लोगों का जो वाइवा होता है मेडिसिन का, उसमें भी आप लोगों से जो है वो पूछा जाता है क्वेश्चन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। ठीक है, तो जो टीबी है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज है लंग्स की। यानी कि ये लंग्स को परमानेंटली डैमेज करती है, क्रॉनिकली डैमेज करती है। और ये ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। हम लोगों ने ग्रेनुलोमा एक और डिजीज में पढ़ा था, किसी को याद है? ग्रेनुलोमा के बारे में हम लोगों ने एक और डिजीज में भी पढ़ा था, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, किसी को याद है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में पढ़ा था। अच्छा जी, ये कम्युनिकेबल डिजीज है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। ये क्रॉनिक कह लें, इन्फ्लेमेशन ही बेसिकली ये भी होती है, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और ग्रेनुलोमेटस डिजीज है। यानी कि इसमें भी ऐसे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है जिसमें इनकी जो ब्लड सप्लाई है, कैपिलरीज डिस्ट्रक्ट होती हैं और इसकी वजह से ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बन जाती है। तो टीबी की डेफिनेशन क्या होगी? ट्यूबरक्लोसिस इज अ कम्युनिकेबल क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज कॉज्ड बाय, अब इसका कॉजिंग एजेंट क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये मेन इसका कॉजिंग एजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है? इसमें जो है कह लें तीन तरह के माइकोबैक्टीरिया होते हैं, जो कि एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये ट्यूबरकुलाई कह सकते हैं आप। ठीक है, जो कि मेनली ह्यूमंस में टीबी कॉज करता है। ठीक है, और फिर माइकोबैक्टीरियम बोविस टाइप होता है एक। और बोविस का जो होता है, इसने बेसिकली ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है और फिर हम इनडायरेक्टली ये ह्यूमंस में या रेयरली कह लें ये ह्यूमंस में टीबी कॉज करता है। क्योंकि अगर हम इनका जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, अगर आप उनका अनपस्चराइज्ड मिल्क आप पी लें, यानी कि बॉयल किए बगैर आप उसको पी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आप में ये माइकोबैक्टीरियम बोविस टाइप इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर एक अपॉर्चुनिस्टिक या आप कह सकते हैं एटिपिकल, जो कि इम्यूनो कंप्रेसिव पेशेंट्स में यानी कि एड्स के पेशेंट्स में होती है। तो तीन टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी, एक माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है जो कि ह्यूमंस में डायरेक्टली कॉज करता है टीबी, और एक माइकोबैक्टीरियम बोविस है जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है मेनली, लेकिन इसके बाद अगर तो ह्यूमंस जो है उन्होंने उसका अनपास्चराइज्ड मिल्क जो है वो इनटेक किया है उसका, तो उससे उनमें बोविस टाइप की इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, और एक आ जाता है एटिपिकल और अपॉर्चुनिस्टिक टाइप जो कि एड्स के पेशेंट में होता है। फिर इसके कुछ कह लें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं इसका स्प्रेड किस वजह से हो सकता है, और इसके अलावा और किन किन फैक्टर्स की वजह से ये डिजीज हो सकती है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में हमारा मेनली इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाएगा और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसमें मैल न्यूट्रिशन, यानी कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, ओवर क्राउडिंग, क्योंकि ये वो है ना, कहते हैं कम्युनिकेबल है, तो हमें नहीं पता कि आप में से किसके उस ग्रुप में से किस में जो है वो डिजीज है और वो किस तरह से क्या कहते हैं टच के जरिए या इस तरह जो है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के जरिए भी फैल जाती है। इसलिए जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं घर में हो तो उनसे अवॉइड किया जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से या किसी भी तरह उनके जो बर्तन होते हैं उनसे या उनके यूज चीजें जो होती हैं उनसे भी। तो मेल न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडिंग, फिर इसके अलावा जो है हैवी स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। फिर आ जाता है पैथोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन सी डिजीज की वजह से होने के चांसेस होते हैं। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके डायबिटीज आ जाती है, डीएम डायबिटीज मिलाइटिस को कहते हैं।
डायबिटीज आ जाती है। फिर स्टीरॉयड, जो क्रॉनिक लंग डिजीज होती है, उसमें अगर आप स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाती है। ठीक है। और फिर लिम्फोमा की वजह से या कोई भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से भी हो जाता है। लिम्फोमा की वजह से, लिम्फ नोड्स का जो ट्यूमर होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, या आप कह लें साइटोटॉक्सिक ड्रग, कोई ड्रग आप टॉक्सिक इनहेल अगर कर लें तो उसकी वजह से भी टीबी के चांसेस होते हैं। इसका डिजीज का स्प्रेड किस तरह से होता है कि आप जो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्प्रेड होता है। जो डायरेक्ट स्प्रेड होता है वो ये होता है कि जो इन्फेक्टिव पेशेंट होता है, आपने या तो वहां पे इनहेल किया है उसके एरिया में, जिस जगह पे आप कह लें वो पेशेंट जिस जगह पे है, तो आपने उस एयर में इनहेल किया है, तो एयरबोर्न बेसिलाई आपको इफेक्ट करते हैं। उसकी कफ में, स्नीजिंग में, यानी कि उस जगह पे उस टीबी वाले पेशेंट ने स्नीजिंग की है, छींका है, कफ डप किया है, तो उससे भी आपका चांसेस हो सकते हैं कि डिजीज का स्प्रेड हो सके। इसलिए अगर इन पेशेंट से मिलना होता है, या मोस्टली हॉस्पिटल्स में बेसिकली जब आपके पास सिटी स्कैन के लिए पेशेंट्स आते हैं, तो आपने उनको जब आपके पास हिस्ट्री फॉर्म आता है तो आपने देखना है कि हिस्ट्री किस टाइप की है, या अगर आपने हिस्ट्री ले रहे हैं आप उससे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पेशेंट को टीबी के चांसेस हैं या लंग इन्फेक्शन के हैं। जब चेस्ट का तो अपना मास्क लाजमी आपने पहनना होता है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग स्कैन या ड्यूरिंग पोजिशनिंग आपके वो खांसी करता है, तो इस तरह भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के फैलने के। तो डायरेक्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है इनहेलेशन के जरिए, एयरबॉर्न बेसिलाई आपको इफेक्ट करते हैं कफ के जरिए और स्नीजिंग के जरिए। जो इनडायरेक्ट स्प्रेड होता है वो होता है उस पेशेंट की यूज जो डिशेज होती हैं उनको आपने यूज कर लिया या टच किया, क्लॉथ्स को, क्योंकि क्या होता है कि डेली इनके ऊपर जो है वो लेडन किए होते हैं बैक्टीरिया इनके ऊपर, यानी कि रिजाइड कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, या क्योंकि एयरबॉर्न भी होते हैं ना, अगर उसने उस जगह पे कफ किया है या खांसी की है या स्नीजिंग है, छींका है, तो चांसेस है कि वो यहाँ पर ड्रॉप हो डिश पे या क्लॉथ्स पे। फिर इसके बाद आ जाता है इंजेस्टिक मिल्क। इंजेस्टेड मिल्क जो है ये बोविस टाइप ऑफ इन्फेक्शन करेगा, जो हम लोगों ने माइकोबैक्टीरियम बोविस में पढ़ी है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। बच्चों रिस्पॉन्ड किया करो, मैं कोई रोबोट्स को तो नहीं पढ़ा रही होती। यस मैम। इसमें होता क्या है, अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि इस इन्फेक्शन में बेसिकली मतलब हमारे लंग्स पे वो इफेक्ट किस तरह से करता है। होता ये है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो इसमें एक प्राइमरी फोकस बनता है। ठीक है। पेशेंट मेनली ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड कहाँ से होता है कि पेशेंट के या तो वो टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन बैठा होता है, ठीक है, या इलियोसिकल जंक्शन में, इलियोसिकल रीजन में, ठीक है, यानी कि आपकी गट में भी हो सकता है। अच्छा, जो टीबी होती है ये नॉर्मली तो ये कह लें कि या मेजोरिटी जो है वो लंग्स की होती है, बाकी मैंने आपको बताया था कि ये जीआईटी की भी हो सकती है टीबी। ठीक है। तो ये किसी भी पार्ट जो है बॉडी के इफेक्ट कर सकती है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस भी होता है। ये मैं साइट ऑफ इन्फेक्शन नहीं बता रही, मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली टीबी होती किस तरह से है, यानी कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो टॉन्सिल्स में ये इन्फेक्शन होता है पेशेंट्स के, या आप कह सकते हैं क्या इलियोसिकल रीजन यानी कि गट से आ सकता है। तो क्या होता है कि इस इन्फेक्शन ने लंग के सिर्फ किसी एक एरिया पे स्प्रेड करना होता है। लेट्स सपोज कि आपके यहाँ से जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकस आया, और ये इस एरिया में यहाँ पे जाके इसे मेनली स्टार्ट करना होता है इस कोने से। टीबी का जो इन्फेक्शन होता है ऐसे कोने से स्टार्ट हो रहा होता है। और तो फिर क्या होता है, इस जिस जगह से ये स्टार्ट होता है उसको हम कह देते हैं गोहन फोकस। इसको कह देते हैं गोहन फोकस, क्योंकि वो एक कोने से स्टार्ट हो रहा था रीजन, और उसको हम कह देते हैं सब प्लूरा, यानी कि प्लूरा के साथ, और वो
सब प्लूरा यानी कि ये प्लूरल स्पेस होती है ना ये वाली, तो सब प्लूरा प्लूरा के साथ इन्फेक्शन हो सकता है, और वो या तो अपर लोब के लोअर पार्ट में होगा या लोअर लोब के अपर पार्ट में, यानी कि इन बिटवीन होता है। ठीक है, तो उसको कह देते हैं हम गोवन फोकस। गोवन फोकस जो है, फिर ये यहाँ से फैलता 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 यहाँ से ये इस जगह पे जो आपके ट्रेकिया के इर्द गिर्द लिम्फ नोड्स का ये सप्लाई होता है, यहाँ तक फैल जाती है। ठीक है, तो और ये लिम्फ नोड्स के विद इन टॉन्सिल से फिर क्या कहते हैं, गोवन फोकस बना। उसके बाद ये लिम्फ नोड्स तक गया, वहां पे ड्रेनेज स्टार्ट हो गई, लिम्फ नोड्स को डिस्टर्ब किया इसने, उसके ड्रेनेज स्टार्ट हो गई, यानी कि वहां पे स्क्रीशन स्टार्ट हो गई विद इन एन और। ठीक है, फिर वहां पे होगी न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन, क्योंकि जहां पे इन्फेक्शन वहां पे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स इनफिल्ट्रेशन आ जाएगी। उसके बाद वहां पे फिर वो मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, वाइट सेल्स, और एंड पे टी सेल मीडिएटेड ये इम्यूनिटी होगी, यानी कि ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने दिया। ये था टीबी, यानी कि यहाँ पे टीबी की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर ये लंग में कहीं पे भी स्प्रेड कर सकता है। अगर आप ये इस चीज को, ये जो इन्फेक्शन है इसको आप ट्रीट नहीं करते, प्राइमरी टीबी को आप ट्रीट नहीं करते, तो वो पूरे के पूरे आपके दोनों लंग्स में इफेक्ट हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि कैविटी बनना शुरू हो जाती है, तो वो कैविटीज बन जाती हैं, कैविटेटरी लीजन बन जाती है यहाँ पे लंग्स में। तो टीबी की मेनली दो टाइप्स होती हैं। टाइप्स मतलब जो प्राइमरी है ना वही आगे कन्वर्ट होती रहती है सेकेंडरी में या मिलरी में, किसी में भी। तो मेनली प्राइमरी टीबी है, और फिर एक सेकेंडरी टीबी है। जो प्राइमरी टीबी है ये पूरा उसका है, लेकिन अगर पेशेंट की कोई इन्फेक्शन है, निमोनिया वगैरह हुआ है, वो ट्रीट नहीं हुई, तो वो भी आगे टीबी में कन्वर्ट हो सकती है, या प्राइमरी टीबी का सही से क्योर नहीं हुआ तो वो भी सेकेंडरी टीबी में कन्वर्ट हो सकती है। और उसमें फिर जाके आपकी कैविटेशन होंगी, क्योंकि क्रॉनिक हो जाएगी वो डिजीज, तो उसमें कैविटेशन बनना शुरू हो जाएंगी और ये ग्रैनुलोमास फॉर्मेशन हो जाएगी। गोवन फोकस याद रखना है, लिम्फ नोड्स याद रखना है कि इसकी प्रीडिस्पोजिंग सॉरी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं टीबी के केस में। इसमें पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, और उसकी कंफर्मेशन आपको एक्सरे पे हो सकती है। उसको फीवर रहता है और वो अननोन ओरिजिन का हो, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। वो माइल्ड फीवर होता है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट हो सकता है, माइल्ड फीवर हो सकता है, ड्राई कफ हो सकती है, और एरिथीमा नोडोसम होता है। एरिथीमा नोडोसम क्या होता है कि ये शिन के एरिया में, लेग पे ना रेड रेड रेडनेस होना स्टार्ट हो जाती है पेशेंट्स को, तो उसको कह देते हैं एरिथीमा नोडोसम। ठीक है, ब्लूइश रेड रेज्ड टेंडर क्यूटेनियस लीजन्स ऑन द शिन्स एंड कॉमनली ऑन द थाइज, यानी कि शिन पे या थाई पे होती है। ठीक, और साथ जनरल जो वेट लॉस, प्लूरल एफियन भी हो सकती है, और न्यूमोथोरेक्स भी हो सकती है। आज एक पेशेंट का किया था सीटी, उसकी बायलैटरल प्लूरल एफियन थी। मैं आप लोगों को लास्ट पे वो इमेज दिखाऊंगी सीटी का। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स आप लोगों को समझ आ गए? यहाँ तक कोई चीज मुश्किल लगे तो पूछें, फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलें। ठीक है जी, अगला है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट का करवाएंगे एक्सरे। फीचर्स, अच्छा जी, फीचर्स एसिम्टोमेटिक, यानी कि पेशेंट कोई भी सिम्टम्स नहीं हो सकते अगर माइल्ड टीबी है बिल्कुल। फिर माइल्ड फीवर हो सकता है, और वो फीवर अननोन ओरिजिन का हो सकता है। ड्राई कफ होगी, एरिथीमा नोडुसम, एरिथीमा नोडुसम जो होते हैं ब्लूइश रेड एरियाज होते हैं, जो कि शिन और थाई पे हो सकते हैं, लेग के एरिया। वेट लॉस, प्लूरल एफ्यूजन एंड न्यूमोथोरेक्स, यानी कि एयर इन द प्लूरा, ये वाटर इन द प्लूरा या फ्लूइड इन द प्लूरा, ये एयर इन द प्लूरा, न्यूमोथोरेक्स। और फिर हम चलते हैं जी इन्वेस्टिगेशंस पे। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले एक्सरे करवाएंगे, तो एक्सरे पे, एक्सरे के अलावा हम सीटी भी करवा सकते हैं। सीटी पे तो सबसे बेस्ट हम लोगों को पता चल सकता है, पूरे सेगमेंट वाइज स्ट्रक्चर का पता चलता है इसके ऊपर हमें।
और एक्सरे पे हम लोगों को जो क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स या लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी या लिम्फ एनलार्जमेंट मिल सकती है हम लोगों को इस पे। ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है पल्मोनरी लीजन्स हम इजी अच्छी देख सकते हैं। फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है जो कि इसको कंफर्म करता है, और हमने इस टेस्ट के सिर्फ एक बार पे ही नहीं कि एक लैब से कंफर्म हो गया तो हम कह देंगे पेशेंट को टीबी। नो, एटलीस्ट 2 टाइम्स आपने ट्यूबरकुलिन टेस्ट और डिफरेंट लेबोरेटरी से करवाना है आपने। अगर तो वो कंफर्मेशन हो जाती है, दोनों से पॉजिटिव आता है, तो इट्स मीन पेशेंट को टीबी है। फिर सीरोलॉजिकल आपने एग्जामिनेशन पेशेंट का करवाना है, बैक्टीरियोलॉजिकल, यानी कि अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेना, एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट करवा लेना पेशेंट का। और वो लेरेंजियल स्वैब के जरिए होती है, ये जैसे उसका हम लोग लेते हैं ना, क्या कहते हैं, कोविड का जैसे सैंपल लेते हैं इस तरह। फिर आप पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ले करवा सकते हैं। और निडल बायोप्सी, निडल बायोप्सी यही होती है कि आपने उस एरिया में जो लंग की अगर तो साथ न्यूमोथोरेक्स हो गया, प्लूरल क्लीन हो गया, तो उनमें से आपने थोड़ा सा कह लें स्पेसिमन लेके तो उसका तो उसकी बायोप्सी करवा लेनी है, लैब टेस्ट उसको करवा लेना, और फिर उस पर भी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो जो क्लिनिकल फीचर्स है उसमें क्रॉनिक कफ विद हिमोप्टेसिस, क्रॉनिक कफ और हिमोप्टेसिस हम लोगों ने कल के टॉपिक में भी पढ़ा था। ब्रोंकियल एक्टिसिस के केस में भी हिमोप्टेसिस हो सकती है, लेकिन अगर हिमोप्टेसिस और कैविटी है तो वो आपको एक्सरे पे कैविटी फॉर्मेशन और हिमोप्टेसिस देगा, तो वो क्या होती है, टीबी। और उसमें हमने हालमार्क क्या पढ़ा था ब्रोंकियल एक्टिसिस के केस में, एक तो हिमोप्टेसिस पढ़ी थी और साथ क्या पढ़ा था, Clubbing of fingers. क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्योंकि वो बाकी आप किसी भी प्लूरल जो डिजीज है इसमें आप नहीं देखेंगे, वो टॉफ के पेशेंट में होता है जो कंजेंटल डिजीज है हार्ट की। ठीक है। तो इसमें आपको कैविटी मिलेगी एक्सरे पे या सीटी पे, वो आपको कह सकता है, और साथ आपको जो है क्या कहते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कहेगा। और इसके अलावा वो कह सकता है कि लिम्फ नोड्स एंड लार्ज हैं और पेशेंट का अनरिजॉल्व निमोनिया है। और अब हम चलते हैं, इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में 5 नाम आपने याद रखने हैं, और इसके अलावा मैं बुक पे आपको टेबल्स बता दूंगी, वो आपने पढ़ लेने हैं। हम लोगों को ये क्वेश्चन आया था। इनिशियली आपने क्या करना है, 5 ही ड्रग्स हैं, एटीटी वो लिख दे देता होता है, एनलिस्ट एटीटी ड्रग्स वैसे भी कह देता है, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, इसको एटीटी बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी। एक इसमें इनिशियल फेज होती है, एक इसमें कॉन्टिन्यूएशन फेज होती है। जो इनिशियल फेज होती है इसके ट्रीटमेंट में, वो आपकी 2 मंथ्स की होती है, और उसमें आपने ऑलमोस्ट 4 ड्रग्स रखनी होती हैं। फिर आपकी कॉन्टिन्यूएशन फेज होती है, वो आपकी 7 मंथ, क्योंकि ये 9 मंथ का होता है ना। वैसे अब ये ना आई थिंक 3 मंथ्स का कर दिया इन्होंने ट्रीटमेंट। तो वो आपने नेट से सर्च कर लेना है कि अब वाली एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी जो 3 मंथ्स की है उसको किस तरह से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। बाकी ये 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है उसमें इनिशियल 2 मंथ्स पे 4 ड्रग्स होती हैं, और कॉन्टिन्यूएशन फेज में 7 मंथ पे 3 ड्रग्स होती हैं। और कौन कौन सी है, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथेम्ब्यूटोल, पायराजीनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी है। और इसको आपने लाजमी याद कर लेना, इसको घोल के पी लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते होते हैं एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी के बारे में। ठीक है। तो यहाँ तक टॉपिक आप लोगों को क्लियर है? आप लोगों के पास इस टाइम मेडिसिन की बुक है? आप लोगों को मैंने कुछ टेबल मार्क करवाना है टीबी का। ओके। आप लोग पेज नंबर 1 तो ओपन करें, 358। 358 पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पल्मोनरी टीबी के नाम से एक टेबल है। उसमें उन्होंने जनरल क्लिनिकल फीचर्स सारे इसमें लिख दिए हुए हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा आप जो है पेज नंबर 360 पे आ जाए, उसमें उन्होंने ड्यूरेशन 9 मंथ लिखा हुआ है टेबल पे, उसको भी आप मार्क कर लें। इनिशियल फेज 2 मंथ्स की होती है, उसमें 4 ड्रग्स होती है, और वो 4 ड्रग्स जो है वो आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन,
स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथेम्ब्यूटोल और पायराजीनामाइड हो सकता है। ड्रग्स यही हैं 5, इन्हीं की थेरेपी या इन्हीं की कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी होती है। बच्चों मार्क कर लिया आप लोगों ने? इसके अलावा यही एक करेक्टरिस्टिक जो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स की है ना, वो आपको 364 पे भी मिलेगा सेम। उसमें आपको साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं साथ कि पेशेंट ये वाले ले रहा है, उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट है। सेकेंड वाला मैंने आपको 360 पेज पे बताया है, जिसपे ड्यूरेशन 9 मंथ के नाम से टेबल एक बना हुआ है, और ऊपर रिव्यू उसका डायग्नोसिस के लिए मतलब टेस्ट कौन से कराने हैं वो आप रीड कर लीजिएगा। बायोप्सी और जो हम लोगों ने सारे पढ़े हैं, एफबी कल्चर वगैरह या एक्सरे ट्यूबरकुलन टेस्ट। पेज नंबर 364 पे करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ये जो एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी है इसकी वजह से और कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। आइसोनियाजिड यूज करेंगे तो हेपेटाइटिस हो सकता है, रिफेम्पिसिन की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, इथेम्ब्यूटोल की वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, यानी कि पेन हो सकती है पेशेंट के कह लें आईज में, और रैश हो सकती है। पायराजिनामाइड में हेपेटाइटिस और गाउट हो सकता है। देखें आप कि मोस्टली इन ड्रग्स की जो साइड इफेक्ट है वो हेपेटाइटिस है, क्योंकि वो लिवर पे इफेक्ट करता है, ये लिवर को डैमेज करती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एट्थ नर्व यानी कि वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व को डैमेज कर देती है, जो आपके बैलेंस को कंट्रोल करती है। तो ये आपने पढ़ लेना है, एमसीक्यूज वगैरह इसमें से आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बन सकता है। अच्छा, ये तो था जनरल टीबी के बारे में। आपकी बुक में उन्होंने एक मिलरी टीबी भी लिखी हुई है, मैं उसकी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। मिलरी टीबी की रीड आपने उसको खुद करना है। मिलरी टीबी क्या होता है कि ये तो टीबी होती है कि ये यहाँ से इस एरिया को डैमेज किया, इस एरिया को डैमेज किया, यहाँ उसने आपके जो लंग्स का पोर्शन होता है ये स्मॉल 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 ऐसे स्पॉट्स बना देते हैं, ये मिलरी होती है, यानी कि स्मॉल टीबी हर जगह फैल जाती है पूरे लंग में। ऐसे लगता है जैसे स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो होती है मिलरी टीबी, वो भी इस टीबी की वजह से हो सकती है। यानी कि प्राइमरी टीबी जो है वो आगे कन्वर्ट होती है एक्स्ट्रा प्राइमरी टीबी में भी, सेकेंडरी टीबी में भी। और मोस्टली जब सेकेंडरी टीबी हो जाती है तो उसकी वजह से लंग कैविटेशन हो जाती है। और लंग कैविटेशन भी उन्होंने लिखा हुआ है बुक पे कि वो ब्रोंकियल के केस में हो सकती है, वो लंग एब्सेस के केस में हो सकती है, वो इसके अलावा कार्सिनोमा के केस में भी हो सकती है, और लेजियोनेला निमोनिया के केस में भी हो सकती है। क्लियर है टीबी का टॉपिक? आगे चलें। आज हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट भी आई हैं, सना। सना, आपको बेटा लेक्चर की समझ आई है? जी मैम। मैम ये जो टीबी का आपने पहला टेबल बताया था ये कहानी दोबारा बता दें, कौन किस पेज पे? केबी का मैंने आपको जो पहला टेबल बताया था क्या कहते हैं 58 पेज पे था, जिसपे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लिखी हुई है पल्मोनरी टीबी की। उसमें उन्होंने ये है कि बुक पे वैसे तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्या डिस्क्राइब किया होता है, जो हम लोग मेनली टेबल पे फोकस करते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और उसको भी उन्होंने 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे करके डिवाइड किया होता है। तो एक 358 पेज पे करना है। आप लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उनको भी इसी तरह आपने याद करना है, जिस तरह मैं आपको ये लिख के तो एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, आपने पेपर में अगर आएगा कि एनालिस्ट द इन्वेस्टिगेशन तो इसी तरह लिखना है। अगर तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने इनको एक्सप्लेन करना है आगे। बाकी आपको जर्नल जो हम इन्वेस्टिगेशंस पढ़ते हैं हर सिस्टम के शुरू में, उसका फायदा यही है कि पता हो कि सिस्टम के लिए मेनली कौन सी है और हमने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। अगला टॉपिक। ओके मैम। 10 मिनट रह गए हमारे पास आई थिंक इस क्लास के। तो आप लोगों ने ये 10 मिनट अगर ब्रेक करनी है तो कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले 2 टॉपिक करते हैं, या ब्रेक बाद में लेनी है? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें या ब्रेक लेनी है? चलें फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्लूरल एफ्यूजन का। प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है? इट इज द एब्नॉर्मल फ्लूइड accumulation इन द प्लूरा। कोई मुझे बताए अब आप लोगों में से कि प्लूरा क्या होता है? बिस्मा आप बताएंगी प्लूरा क्या होता है?
यस, आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, अगर वो आपका क्या कहते हैं हार्ट को कवर करती है तो वो पेरिकार्डियम है, और अगर वो लंग को कवर करती है तो वो क्या है, प्लूरा। तो यहाँ पे, और इसकी ये डबल कवरिंग होती है यहाँ से, ये हो गई पेराइटल और ये हो गई विजरल, जो लंग को बिल्कुल पास से कवर की होती है वो विजरल, जिसने विजरा क्लियर क्लियर सॉरी कवर किया होता है, विजरल। इनके इन बिटवीन यहाँ पे जब आपके फ्लूइड नॉर्मली, तो कह लें इसकी थिकनेस अगर इतनी है इस फ्लूइड की नॉर्मल, ये हम मैंने आपको बताया था कि हम इसकी फ्लूइड की प्रेजेंस पे हम करते हैं कि ये कितने एमएम है। हम फ्लूइड को वो मिलीग्राम या उसमें हम लीटर से इस तरह नॉर्मली तो फ्लूइड इसमें मेजर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ना फ्लूइड को मेजर नहीं कर सकते, वो बाद में जब निकालते हैं ड्रेन करते हैं तब मेजर करते हैं। तो इसलिए हम जब एक्सरे पे या हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह पे देखते हैं तो उस पे हम इसको एमएम में बताते हैं कि 2 mm की प्लूरल एफ्यूजन है, इतने एमएम की है, कितनी है। तो इसमें अगर ये फ्लूइड का ये बढ़ना शुरू हो जाता है नॉर्मली, अगर इतना है और ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम कह देते हैं अबनॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि ये प्लूरल एफ्यूजन है। अब जो प्लूरल एफ्यूजन होती है उसके कॉजेज जो है वो डिजीज ही होती है, मतलब कोई भी लंग की डिजीज है या हार्ट की डिजीज, क्योंकि हार्ट और लंग्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं इन ब्लड सर्कुलेशन। तो उसकी वजह से दोनों को इफेक्ट क्या कहते हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं। अगर लंग का इशू है तो हार्ट पे इफेक्ट होगा, और अगर हार्ट का इशू है तो लंग पे इफेक्ट होगा। क्या होता है इसमें, नमूनिया की वजह से हो सकता है, यूरीमिया की वजह से हो सकता है, एम्पाइमा की वजह से। एम्पाइमा भी एक्चुअली फ्लूइड कलेक्शन है, ठीक है, लेकिन जो वो फ्लूइड कलेक्शन होती है ये एक्सुडेटिव होती है। हम आगे एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव पढ़ते हैं। और पल्मोनरी इंफाक्शन की वजह से हो सकती है, यानी कि ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो गई है हमारे लंग्स की। फिर पेंक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकती है एक्यूट, टीबी की वजह से हो सकती है, या कोई लिम्फोमा। अब जो क्या कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन होती है ना, ये दो तरह की होती है, ट्रांसुडेट। अगर आप लोगों ने जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले हैं इन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है पैथोलॉजी, तो उसमें ट्रांसुडेट और एक्सुडेट का डिफरेंस पढ़ा है। फ्लूइड होता है, इन्फ्लेमेशन का फ्लूइड होता है। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में डिफरेंस ये होता है कि जो ट्रांसुडेट होता है ये फ्लूइड पुश किया होता है जब आपके ये जो कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे कह लें, जो लंग्स को यहाँ पे कह लें सप्लाई कर रही होती हैं, इनमें इन कैपिलरीज में प्रेशर इंटरनल इतना ज्यादा होता है कि वो पुश कर रहा होता है बाहर को, और इस पुश की वजह से जो प्रोटीन बाहर को आ जाती है उसको हम बोल देते हैं ट्रांसुडेट। मतलब फ्लूइड भी बाहर आता है लेकिन उसमें क्या कहते हैं प्रोटीन कंटेंट जो है वो एक्सुडेट में ज्यादा होता है, ठीक है। ट्रांसुडेट जो है वो उसमें वो पुश की वजह से आ रहा है, यानी कि क्या कहते हैं इंटरनल प्रेशर की वजह से, जबकि एक्सुडेट जो होता है ये लीकेज की वजह से होता है। तो लीकेज में तो अगर यहाँ पे होल है या कैपिलरीज में तो वो तो बहुत ज्यादा इसकी वजह से जाएगा। इसमें तो जितना प्रेशर लग रहा है वो थोड़ी बहुत थोड़ा सा भी उसमें प्रोटीन कंटेंट हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये लीकेज की वजह से हो रहा है कैपिलरीज की, तो इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा और इसमें प्रोटीन कंटेंट कम होगा। यहाँ पे मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक फाइब्रिन का बताया था कि फाइब्रिन प्रोटीन जो है यहाँ पेरिकार्डियल एफ्यूजन के केस में और इसके केस में भी यहाँ पे ये जो अगर इन इस जगह से कैपिलरीज की सप्लाई अगर लंग के इधर है तो वो अगर यहाँ पे फ्लूइड को पुश कर रही है तो वो यहाँ पे फाइब्रिन स्ट्रैंड ऐसे ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि लंग की जो नॉर्मल ऐसे मूवमेंट होती है ना इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको स्ट्रैंड्स खींचते हैं। तो ये जो है वो ट्रांसलेट एक्सुडेट उससे हमें पता चलता है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, फाइब्रिन ज्यादा है या कम है, ठीक है। फिर कायलस एफ्यूजन हो सकती है। कायलस एफ्यूजन ये होता है कि उसकी मिल्की सी अपीयरेंस होती है, ठीक है, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ लिम्फ। जब लिम्फ नोड्स इफेक्ट होते हैं तो लिम्फ की कॉम्बिनेशन जब होती है फ्यूजन में तो वो कायलस एफ्यूजन हो सकती है।
ठीक है, यानी कि इसके कॉजेज में एक काइलस इफ्यूजन, जो कि प्रेजेंस ऑफ लिम्फ इन इफ्यूजन। ठीक है जी। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारे पास 4 मिनट है और कोशिश है कि टॉपिक खत्म हो जाए। सिम्टम्स जो है उसमें ड्राई कफ हो सकती है, प्लूरिटिक पेन हो सकती है। प्लूरिटिक पेन का हम लोगों ने कल एक फीचर पढ़ा था, वो क्या था? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, मेन हॉलमार्क जो हमने पढ़ा था। डिस्निया हो सकता है। डिस्निया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ड्राई कफ है, प्लूरिटिक पेन है, डिस्निया है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। क्योंकि फ्यूजन है ना, तो वो लंग्स कोलैप्स जो है वो उनकी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इजी नहीं होती, डिफिकल्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से डिस्निया होता है, यानी कि क्या कहते हैं, पेशेंट को सांस लेने में मसला होता है। और इसकी सिवियरिटी जो है वो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। ठीक है। फिर अगर हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उसकी चेस्ट मूवमेंट कम होगी, यही इनकी मूवमेंट कम होगी लंग्स के कोलैप्स की। फिर जो है क्या कहते हैं, बल्जिंग से इफेक्ट आएगा। और पल्पेशन पे, यानी कि जब हम पेशेंट की ऐसे चेस्ट को ऐसे पल्पेट करते हैं, यूं हाथ लगाएंगे, तो हम लोगों का जो है वो चेस्ट की वही मूवमेंट हमें फील नहीं होगी, इनकी एक्सपेंशन फील नहीं होगी। फिर उसके अलावा हमें जब हम स्ट्रेच रखते हैं तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी सही सी। ठीक है। ब्रेथ साउंड एब्सेंट होंगे, या हम लोगों को उसकी रेजोनेंस से फील होगी। अब पढ़ते हैं कि हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे। सबसे पहले एक्सरे आ जाता है। एक्सरे चेस्ट, एडल्ट्स में पीए व्यू करवाते हैं और बच्चों में एपी व्यू करवाते हैं। मोस्टली हार्ट के ऑपरेट के बाद ना, आज भी जो पेशेंट जिसका सीटी किया था उसका एमवीआर हुआ था, माइट्रल वाल्व रिप्लेस हुआ था। एक्सरे चेस्ट करवाते हैं, सीटी करवाते हैं, सीटी तो सबसे बेस्ट है आजकल। एक्सरे चेस्ट करवाते हैं, सीटी करवाते हैं, और एक्सरे चेस्ट जो हमने करवाना है ना, वो पीए के अलावा हम लेटरल में भी करवाते हैं, यानी कि साइड वे में भी, साइड से भी देखना है कि कितना लंग इफेक्ट हुआ हुआ है, माइल्ड है, मॉडरेट है, और फिर इसके अलावा स्वेयर है। माइल्ड जो है वो अगर तो आपका क्या कहते हैं उसको, मतलब एमएम में ही हम उसको डिफाइन करते हैं कि कितने एमएम की है। ठीक है। एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, फिर हम इसके लिए अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड पे भी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि प्लूरल फ्री, यानी कि प्लूरा की थिकनिंग हम उस पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसका प्लूरल एस्पिरेशन, यानी कि ये जो फ्लूइड है, निडल बायोप्सी के जरिए, मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया था कि निडल के जरिए पेशेंट को बिठाते हैं, आगे को बेंड करते हैं, बैक साइड से ये प्रोसीजर होता है। रिब्स यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि इस जगह पे हम लोगों को, यानी कि यहाँ इस स्पेस में, और उस निडल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना होता है, देखना होता है बैक फ्लो। जैसे ही फ्लूइड आना शुरू होता है तो वहीं से हम फ्लूइड को निकाल लेते हैं ताकि लंग हमारे यहाँ से डैमेज ना हो। तो वो प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेट करके तो उसको बायोप्सी के लिए भेजना होता है हमें, कि वो किसी मेलिग्नेंट डिजीज की वजह से ये प्लूरल एफ्यूजन है, या मतलब कह लें किसी निमोनिया की वजह से है। तो पता चल जाता है कि वो टीबी की वजह से है, निमोनिया की वजह से है, या किसी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से है। ठीक है। इसकी मैनेजमेंट में अब क्या होगा, या आप ट्रीटमेंट कह लें। बेड रेस्ट, पेशेंट को पेन होता है ना, बेंड होने पे भी पेन होता है, तो बेड रेस्ट होगा। और फिर अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट, यानी कि जिस डिजीज की वजह से, जो हमने ऊपर इसके कॉजेज में पढ़ा, अंडरलाइंग कॉज को आपने ट्रीट करना है। फिर उसको जो है क्या कहते हैं, अगर एसओबी है तो आपने उसको जो है क्या कहते हैं, ब्रीदिंग मास्क लगा देना है, यानी कि SpO2 को आपने मेंटेन करना है। हमने क्या कहा था कि इसको लेस, आपकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है ये 60 से लेस नहीं होनी चाहिए, लेस देन अगर 60 हो जाती है तो आपने उसको ब्रीदिंग मास्क लगा देना होता है। ठीक है। फिर एंड पे उसकी फ्लूइड की एस्पायरेशन ही होती है, ये फ्लूइड खत्म नहीं होता, इसको एस्पायरेट करना होता है, और बाद में उसके साथ साथ अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना होता है ताकि वो फ्लूइड की प्रोडक्शन दोबारा से ना हो सके। ठीक है। अगर पेशेंट की जो है क्या कहते हैं, टीबी की वजह से है तो उसमें प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं हम, प्रेडनिसोलोन।
चलो ठीक है, 1 मिनट रह गया हमारे इसमें, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ तक ही था। ठीक है, फिर हमने न्यूमोथोरैक्स का पढ़ना है वो। अब बताएं 10 मिनट का ब्रेक लेना है या अगले